Hello student, myself Shaya Yadav. This is my third video lecture on history paper 4. जो सेकंड वीडियो था मेरा वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट लिटरेरी सोर्स पे था और ये जो उसमें हमने पढ़ा था लिटरेरी सोर्स में 3 टाइप्स के रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स। रिलीजियस में भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट और जैन रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। ऊपर आपको देख रहा है पहला क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स टू रीराइट द हिस्ट्री। अब यहाँ पे ये बताइए 2019 में पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जिस पे ये क्वेश्चन पूछा भी है 2019 में। आगे कैसे क्वेश्चन इसे बन सकते हैं वो भी देखिए। व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फिर है हाउ डू आर्कियोलॉजिकल सोर्स हेल्प इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस टॉपिक पे कि कैसे बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जो है हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखिए the archaeological source divided into 3 groups, namely archaeological remains and monuments, second inscription and third coins numismatic। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसे अगर आप आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देखेंगे तो उसमें इंस्क्रिप्शन है, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें जो है आर्कियोलॉजी का ही पार्ट है और ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी है। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो मेन 3 पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस एंड न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स के बारे में अगर देखें तो जैसे इसमें जो दिखता है कि इस टाइम पे जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में जो मोनूमेंट्स हैं, जो रिमेन्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं और टेम्पल, कि उस टाइम के जो टेम्पल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनसे भी हम लोग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्ट मिलते हैं कि उस टाइम की जो किस तरीके से जो आर्ट था, कैसे बिल्डिंग्स बनती थी, किस तरीके से टेम्पल्स बनते थे, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है। ठीक है, ये सारी जो शैलियाँ हैं वो हम लोगों को वहाँ से पता चलती हैं। तो ये जैसे बिल्डिंग्स जो है वो किन किन स्टाइल्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर है कि जैसे एक है कि नागर स्टाइल में बना है जो नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, फिर जो है साउथ इंडिया में है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इस तरीके की जो है मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रेडियो कार्बन मेथड फॉर इट्स डेट्स। जो भी हमको रिमेन्स मिल रहे हैं उनका ये है कि एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू, जो बहुत ही साइंटिफिक है। ठीक है, वहाँ से हम लोग को इसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद से जो है और देखिए कि जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है, जो मोनूमेंट्स हैं वो किस तरीके, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स गिव अस सम नॉलेज ऑफ द लाइफ ऑफ द एंशिएंट पीपल, कि जो उस टाइम की बिल्डिंग्स हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जो रिमेन्स हमको मिल रहा है, उससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी थी। ठीक है, उन बहुत ही, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। आपने अभी देखा कि रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू हमको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर यहाँ देखिए इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या है। तो कहते हैं कि इंस्क्रिप्शन सप्लाई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे फैक्ट हमको दे रहे हैं, जो जिनकी वैल्यू है हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐसे दे रहे हैं, वो भी एक तरीके से कहा कि आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक है, ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको वो सामने दिख रहे हैं। और ठीक है, तो इस चीज़ इसलिए कहा जाता है कि इंस्क्रिप्शन सप्लाई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फिर है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। आप इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, उसके बाद है द स्टडी ऑफ द राइटिंग ऑन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। कि जो इंस्क्रिप्शन पे जो राइटिंग है उसको जो पढ़ने की जो आर्ट है, जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही कि अब जो है आप समझ गए कि जो इंस्क्रिप्शन है वो मुझे कैसे ऑथेंटिक फैक्ट्स जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं,
इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। फिर उस पे जो इंस्क्रिप्शन पे जो राइटिंग है उसको हम क्या कहते हैं, उसके पढ़ने की स्टाइल या किस तरीके से हम उसको पढ़ रहे हैं, वो पैलियोग्राफी का पार्ट है। इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी पूछा है अलग से, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो इंस्क्रिप्शन है वो किन चीज़ों पे दिखते हैं। जैसे इंस्क्रिप्शन क्या है, किस चीज़ पे लिखा जाता है, क्या केवल स्टोन्स पे लिखे जाते हैं या केवल जो है वो बिल्डिंग्स पे लिखे जाते हैं, किस तरीके किन चीज़ों पे जो है वो इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंस्क्रिप्शन जो है वो किन किन चीज़ों पे है जो वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए लिखा है, इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन रॉक्स, पिलर्स, स्टोन्स, स्लैब्स, walls of buildings, ठीक है, एंड बॉडी ऑफ टेम्पल्स। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जो ऐसा नहीं है कि इंस्क्रिप्शन केवल जो है स्टोन पे ही लिखा जाएगा या रॉक्स पे ही लिखा जाएगा। इंस्क्रिप्शन का मतलब ही है कि जो रिटन फॉर्म में जिस बिल्डिंग्स पे या स्टोन्स पे, पिलर्स पे, रॉक्स पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो जो है वो इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद भी आप यहाँ देखिए कि जैसे इन चीज़ों पे तो आप देख लिए, उसके बाद है नीचे एक लाइन है कि दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन सील्स एंड कॉपर प्लेट्स। जो कॉपर प्लेट्स हैं उस पे भी जो भी हमको रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही, जो फैक्ट मिल रहे हैं, वो भी जो है इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंस्क्रिप्शन जो है वो किन किन चीज़ों पे दिख रहे हैं, रॉक्स पे, पिलर्स पे, स्टोन्स पे, स्लैब्स पे, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स पे एंड बॉडी ऑफ टेम्पल्स पे। और इसके साथ साथ और किन चीज़ों पे, सील्स पे एंड कॉपर प्लेट्स पे। तो हमें इंस्क्रिप्शन इन चीज़ों पे दिख रहे हैं। फिर क्या है, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब क्या हम लोग इन इन चीज़ों पे देखते हैं और कई तरीके के इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं। किस तरीके के, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, रिलीजियस इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है बहुत डेडिकेटेड इंस्क्रिप्शन होता है, जब जो किसी के लिए डेडिकेट किया जाता है। तो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, इसीलिए कहा गया है कि हमको वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलते हैं। और उसमें क्या क्या, जैसे रिलीजियस है, रिलीजियस इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक के टाइम पे बहुत मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके इंस्क्रिप्शन पे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, जो भी उस टाइम के किंग हैं उन्होंने जो भी ऑर्डर दिया है या जो भी रूल बनाया है वो भी उन्होंने पिलर पे या स्टोन पे लिखवाया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। ऐसे ही जो है यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन भी होता है कि किसी की तारीफ में हमने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, तो उसके बारे में भी जो हमको मिलता है वो इस तरीके से है, ठीक है। और पोएटिक इंस्क्रिप्शन भी होता है, कई तरीके के इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। और आपने देख ही लिया कि कहाँ कहाँ पे इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं। फिर देखिए है कि इंडियाज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा, ठीक है। जो सबसे अभी आपने देखा कि बिल्डिंग्स पे, इन सब चीज़ों पे तो है, लेकिन उसके साथ साथ सील्स पे और कॉपर प्लेट्स पे भी है। तो यही बता रहा है कि सबसे पहला अगर हमने इंस्क्रिप्शन देखा है सील्स पे तो वो हड़प्पा का देखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा उसी टाइम का है। तो वो वही बता रहा है कि जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हमने सील्स पे देखा। इंस्क्रिप्शन का मतलब आप समझ गए कि किन किन चीज़ों पे रिटन फॉर्म में मुझे मिलेगा तो हम उसको इंस्क्रिप्शन कहेंगे। तो ये है, तो सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा अर्लीस्ट। आपको ध्यान रखना है जब कोई भी चीज़ शुरू हुई तो सबसे पहले कौन सी हुई, सबसे लास्ट में कौन सी है और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है, ये चीज़ें हमको देखनी होती है। तो इंडियंस अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग कर रही थी, जो हम लोग को सबसे पहले मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि the most famous inscription are India are the huge inscription of अशोका। अशोक का नाम जो है, अगर किसी किंग के बारे में आप देखेंगे कि सबसे पहला इंस्क्रिप्शन किसका मिला, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो वो अशोक का ही है। सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन उसके मिले हैं और वो भी बहुत ही फेमस भी हुए उसके इंस्क्रिप्शन, क्योंकि उसके इंस्क्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, रिलीजियस भी हैं, ठीक है, और रूल्स और ऑर्डर से भी रिलेटेड उसके इंस्क्रिप्शंस हैं। तो अशोक जो है, इसीलिए कहा जाता है कि द मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया द ह्यूज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ये ध्यान रखिएगा
ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले अगर किसी किंग का इंस्क्रिप्शन मिला है तो वो अशोक का ही मिला है, ठीक है। और उसके बाद से जो है और यहाँ पे देखते हैं कि जो अशोक का इंस्क्रिप्शन तो गया जैसे, लेकिन आपने अभी मैंने बताया कि यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन मतलब कि किसी की प्रशंसा में, किसी की तारीफ में अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, ऐसा भी होता है। तो जैसे हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन है, अभी यहाँ पे नीचे दिया भी है, आप देखेंगे भी कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, ये कैसा है कि ये जो है वो प्रशंसा करने के उसमें वे में लिखा गया है, तारीफ में लिखा गया है कि हम किसी की तारीफ में। ऐसे ही इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। ये सब जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इंस्क्रिप्शंस के जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड मेनी अदर रॉक एंड पिलर्स इंस्क्रिप्शन कंटेन मोस्ट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ठीक है। जो उस टाइम पे पिलर्स हैं और जो रॉक पे लिखे गए इंस्क्रिप्शन है वो मोस्ट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, ठीक है। Political, administrative and religious matter are gathered from such sources, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मैटर से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको उस टाइम के जो है वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमको इन इंस्क्रिप्शन से मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ऑथेंटिक है, ठीक है। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने देखा कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है उसमें नेमली द सील्स ऑफ हड़प्पा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे इंस्क्रिप्शंस तो मुझे सबसे पहले के मिले हैं, लेकिन ये देखना है कि क्या वो पढ़े जा चुके हैं या ऐसा है। जैसे हड़प्पा की अगर आप देखें तो उस टाइम पे जो राइटिंग थी वो सिंबल फॉर्म में थी। उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी राइटिंग, जो वे का जो स्क्रिप्ट थी वो सिंबल फॉर्म में थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पे ये है कि हमको सबसे पहला, हाँ कुछ तो लिखा है, ये इंफॉर्मेशन मुझे है, तो इसलिए तो ये जानना है कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन नेमली द सील्स ऑफ हड़प्पा, ये तो मुझे हड़प्पा का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन मिला है, लेकिन उसको अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। ये नहीं पता लगाया जा सका है कि उस पर क्या मेंशन है, क्या लिखा गया है, ठीक है। ये चीजें नहीं पता चल पाई हैं। उसी तरीके से जैसे द लेटर इंस्क्रिप्शन वर्ड, यहाँ पे ये देखिए कि प्राकृतिक लैंग्वेज आपको दिख रहा है यहाँ पे नोट्स में कि जो प्राकृतिक लैंग्वेज है इन 3rd सेंचुरी बीसी में ये जो शुरू हुआ था प्राकृतिक लैंग्वेज। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो अशोक का टाइम पीरियड है वो बहुत, इससे पहले क्या है कि लैंग्वेज संस्कृत होती थी और संस्कृत में सारी, तो आम पब्लिक जो है वो संस्कृत को नहीं समझती थी कि हाँ संस्कृत में जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको समझ नहीं पा रही है, पढ़ नहीं पा रही है, ये चीज़ें थी। तो इसलिए अशोक का जो टाइम पीरियड आया वो ये था कि उसमें जो भी इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में, इन चीज़ों में जो है उन्होंने लिखा है। तो जैसे अशोक इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो अशोका इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम जो मुझे मिला है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है कैसे लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सम वर ऑल्सो, यहाँ पे आप देखिए कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट लिखा है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। लेकिन ये है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो पूरे मतलब उसकी मैक्सिमम जो अशोक की इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले, लेकिन खरोष्ठी में भी कुछ मिले हैं, लेकिन वो क्या है नॉर्थ वेस्ट के साइड मिले हैं और कुछ मिले हुए हैं खरोष्ठी में। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सी किस तरीके से लिखा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये स्टार्ट हो जाता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में, उसके बाद जो है ये अशोक ने इन लैंग्वेज का इसलिए किया कि जो भी उस टाइम की आम पब्लिक की जो लैंग्वेज है उसमें ईजिली वो लोग सारे रूल्स या जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो समझ पाएँ, और जो रिलीजियस मैसेज दिए जा रहे हैं वो भी वो अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए जो है उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृतिक लैंग्वेज, खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट, इन चीज़ों की
इन लैंग्वेज का उसने यूज़ किया। लेकिन जो संस्कृत है, कहा जाता है कि फिर जैसे ही आगे टाइम बढ़ता है अशोक के बाद का, तो जो भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जैसे गुप्ता पीरियड में, वो फिर से संस्कृत में आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो संस्कृत लैंग्वेज होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है थोड़ा समझना आम पब्लिक को ही, क्योंकि आम पब्लिक की ये जो लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो जो हम लोगों को पढ़ाते हैं या जो बताते हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज में होता है। क्योंकि एक आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है वो ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण का ये काम होता था कि वो रिचुअल्स को समझाएं और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको समझाएं। तो इसीलिए कहा गया अशोक की बहुत अच्छी बात थी कि उसने जो है वो इन जो प्राकृतिक लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो आम पब्लिक, आम लोगों की जो भाषा है उसको उसने यूज किया। और जो संस्कृत है वो बहुत ही टफ हो जाती है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को आम पब्लिक नहीं समझ पाती है। तो लेकिन आगे चल के फिर वैसे ही इंस्क्रिप्शन लिखे जाने लगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लास्ट लाइन जो है वो यही मेंशन है कि जो संस्कृत जो है वो आगे चलकर कैसे मतलब मीडियम बन जाती है फिर से इंस्क्रिप्शन की। ठीक है, कैसे उस वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा जाने लगा था। तो ये अशोक की, और इसीलिए जो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, और अशोक का नाम भी बहुत फेमस है। आपको पता है कि उसने जो भी हम लोग को रिलीजियस मैसेज दिए या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज दिए वो कितने यूजफुल थे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने देखा है कि 3 टाइप्स के सोर्स देखे। एक तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोन्यूमेंट्स देखा। सेकंड हम लोगों ने देखा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में देखा कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन पे जो राइटिंग यूज है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किन किन चीज़ों पे जो है वो मेंशन है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे लिखी हुई बातें, लिखी हुई मैसेज को आप इंस्क्रिप्शन कहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे आपने देखा था कि रॉक्स, पिलर्स, स्टोन्स, स्लैब्स, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग एंड बॉडी ऑफ टेम्पल्स। आपने इन पे देखा कि जो इन पे जो भी मैसेज लिखे होंगे, क्योंकि इन पे जो भी लिखा होगा उसको मिटाया नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि वो चीज़ें जो क्या होती हैं हमेशा के लिए हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं कि हाँ ये टाइम पीरियड उसी पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ही यूजफुल हैं हम लोग की हिस्ट्री के लिए, सोर्सेज के लिए। तो ये चीज़ें थी। फिर इसके साथ साथ हम सील्स पे भी अगर कोई मैसेज लिखा है और कॉपर प्लेट्स पे, तो वो भी इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। उसके बाद जो है वेरियस टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, पब्लिक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, कैसी इंफॉर्मेशन, ये देखा। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं कि सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिला, सील्स पे हड़प्पा में। फिर जो है वो किससे बिलोंग है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर जो है फेमस इंस्क्रिप्शन किसके हम लोग ने देखे, अशोक के, जो बहुत ही अधिक मात्रा में हम लोग को मिले हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है हड़प्पा के, जैसे हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन हमने बताया कि वो खारवेल की जो लिखा गया उसका क्या नेचर है, तो वो यूलॉजिस्टिक मतलब प्रशंसा से रिलेटेड है। फिर इलाहाबाद पिलर हमने देखा जो समुद्रगुप्त ने लिखा है। तो ये सारे पिलर्स हैं जो जिसमें मैसेजेस हैं कई तरीके के, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, पॉलिटिकल। तो इनसे क्या है कि इन सारे जो टाइप ऑफ जो इंस्क्रिप्शन है उनसे हम लोग को कई तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब जो है यहाँ, और हाँ कि जो इंस्क्रिप्शन है उस पर लैंग्वेज कौन सी है आपने वो भी देखा कि प्राकृतिक लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे क्वाइंस कि क्वाइंस में क्या है। ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का थर्ड पार्ट है क्वाइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है कि द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज नोन एज अ न्यूमिस्मेटिक, कि जो हम क्वाइंस की स्टडी करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जो क्वाइंस है वो तो उस जो भी डायनेस्टी है या जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम की जो है वो बताती है कि क्या वैल्यू, किस तरीके से लोग रह रहे थे और क्या किस तरीके के क्वाइंस यूज कर रहे थे, गोल्ड था, सिल्वर, कॉपर, कैसे क्वाइंस यूज कर रहे थे, उस पर फिगर कैसा बना था, गॉड का या किंग का। तो उस टाइम की जो सोच है वो भी पता चल रही है, और उस टाइम पे वो लोग कितने ज़्यादा संपन्न थे वो भी पता चल रहा है कि अगर वो गोल्ड के क्वाइंस यूज कर रहे हैं,
या सिल्वर के कर रहे हैं या कॉपर के कर रहे हैं, तो उस टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, किस तरीके से लोग डेवलप हैं, वो भी पता चलता है कि हाँ कि उनके क्वाइंस कैसे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि क्वाइंस फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कि हमको इससे भी क्वाइन से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो एंशियंट क्वाइंस वर मोस्टली मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। ठीक है, कि जो एंशियंट क्वाइंस है वो किसके बने। पहले तो आपने देखा कि द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक, ये हो गया। न्यूमिस्मेटिक जो है वो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर कि अब क्वाइंस किस चीज़ के बने होते थे जो एंशियंट टाइम के थे, ये एकदम स्टार्टिंग में आपको क्लियर होना चाहिए कि एंशियंट क्वाइंस वर मोस्टली मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, इसके बने होते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ जो क्वाइंस हैं, जो जैसे हम लोग अगर देखें सबसे स्टार्टिंग क्वाइंस देखें तो पंच मार्क क्वाइंस है। ठीक है, जो हड़प्पा टाइम पे है, तो उस टाइम पे जो है पंच मार्क क्वाइंस है। पंच मार्क क्वाइंस, इसका जो नाम है वैसे ही वो क्वाइंस बन रहे हैं, उस पर पंच करके जो है वो प्रेशर देके उन क्वाइंस को बनाया जाता है और उस पर सिंबल्स होते थे, जैसे मछली के सिंबल्स हैं, ऐसे नदी, पेड़, इस तरीके के सिंबल्स उस क्वाइन पे होते थे और उनको पंच मार्क क्वाइंस कहते थे। तो ऐसे लगता है कि हाँ उस पे भी कुछ, और उन उस टाइम पे तो जो सिंबल थे वही जो है उस टाइम पे उसी तरीके से लिखे भी जाते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है मौर्य पीरियड आता है। तो मौर्य पीरियड में ये दिखता है कि जो सिक्के हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम दिखता है। जो मौर्य टाइम पे जो कॉइन्स मिलते हैं उससे क्या है कि हमको सेंट्रल सिस्टम होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में वो कहीं ना कहीं से वो कॉइन्स मिल रहे हैं। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो मौर्य टाइम पीरियड था उसमें एक ट्रेड का था, कि वो ट्रेड बहुत अच्छे से उस टाइम पे हो रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी इंडिया में होगा। तो इससे एक ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ हर जगह से उसी तरीके के कॉइन्स मिल रहे हैं। और हाँ मौर्य टाइम पीरियड से एक चीज़ और होता है कि वहाँ पर उस किंग का नाम जो है कॉइन्स में मेंशन होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये वहाँ की इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद जो है कुषाण पीरियड जो है आता है। कुषाण पीरियड में जो गोल्ड के कॉइन्स मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि गोल्ड के कॉइन्स मिल रहे हैं तो बहुत ही डेवलप, जो उस टाइम की कुषाण टाइम पीरियड बहुत ही डेवलप होगा, इसलिए वहाँ गुप्ता पीरियड में भी गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसको गोल्डन एज भी मतलब कहा जाता है। कि जो गोल्डन एज कहा जाता है किसको, गुप्ता पीरियड को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा संपन्नता थी हर तरीके से। एजुकेशन में देख लीजिए, ठीक है, लिटरेचर में देख लीजिए, हर तरीके से। तो ऐसे क्वाइंस में भी वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गोल्ड के क्वाइंस को यूज़ किया। ठीक है, some of the coins contain releases and यहाँ symbols is through light of the culture of that time। ठीक है, कि जो coins हैं उस पे जो symbol बने हैं उससे क्या पता चल रहा है कि उस टाइम के कल्चर के बारे में पता चल रहा है कि किस तरीके का कल्चर है। और coins also contain the figure of kings and gods, कि जैसे क्वाइंस पे इसकी किंग्स की फिगर बनी हुई है, गॉड का फिगर बना हुआ है, जैसे कि उस टाइम पे जो है वो सबसे ज़्यादा हम किस गॉड की पूजा कर रहे हैं या किस में हमारा ट्रस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। ठीक है, फिर है कि सम कंटेन नेम्स एंड डेट्स ऑफ द रूलर्स, कि इसके साथ साथ मुझे क्वाइंस भी बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि उस टाइम पे जो है हमें डेट और कि जो भी किंग है उस टाइम पे उसकी डेट, तो इससे ये पता चल जाता है कि उसका टाइम, उसका जो टाइम पीरियड है उस किंग का वो कब से और कब तक है उस रूलर का। तो ये चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। क्वाइंस ऑल्सो थ्रू सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ एंड एंशिएंट पीपल, कि जो क्वाइंस हैं वो उस टाइम की इकोनॉमिकल लाइफ, यही मैंने बताया कि उस टाइम पे ट्रेड कैसा है, कहाँ कहाँ तक ट्रेड हो रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है। कि जो क्वाइंस है वो कहाँ से कहाँ यूज हो रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ठीक है, तो दे इंडिकेट रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज। ठीक है, ये भी हमको इंडिकेट करता है कि उनका जो ट्रेड और जो कॉमर्स है वो किस तरीके से कहाँ तक फैला हुआ है उस डायनेस्टी का, ये भी हम लोग को, क्योंकि इसलिए क्योंकि उस पॉइंट्स पे क्या है, अभी यहाँ देखा कि फिगर ऑफ किंग्स भी बना हुआ है, उस रूलर का नाम भी लिखा हुआ है, डेट भी मेंशन है। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कब से कब तक वो रूलर था और उसका जो ट्रेड है, जो
कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। फिर और यहाँ पे है कि क्वाइंस हैव बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द सम पीरियड, कि उस टाइम पे जो क्वाइंस हैं उससे ये भी पता चल जाता है कि जो सोर्स जो इंफॉर्मेशन है कि स्टेट का इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं और कहाँ कहाँ तक हैं, और उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि उस पर डेट भी मेंशन है और डेट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो क्वाइंस जो है बहुत ही प्राइमरी सोर्स माने जाते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये क्वाइंस। ये भी आर्कियोलॉजी का ही पार्ट है जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट है। फिर है कि जो कुषाण पीरियड और गुप्ता पीरियड का जो है बहुत ही अच्छे से उस टाइम के जो है क्वाइंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ तक कि उस पे किंग जो है वो किस तरीके से हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, जो गॉड है वो कैसे है, किस साइड में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये भी है। दे थ्रू लाइट ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल कंडीशन, ठीक है, और इससे क्या है कि रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल कंडीशन पता चल रही है कि क्या उस टाइम पर कंडीशन है, ठीक है, ये चीज़ें पता चल रही हैं। और एवरी क्वाइंस ऑफ द पास्ट हैज सम स्टोरी टू कन्वे, कि जो उस टाइम पे जो क्वाइंस हैं वो हमको इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहे हैं और उस टाइम की स्टोरी जो है आज हमको कन्वे कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इनका क्वाइंस का। एक तो उस टाइम किस चीज़ों का बन रहा है और उस टाइम की जो किंग है, जो टाइम पीरियड, जो डायनेस्टी वो कितनी डेवलप्ड है, ट्रेड के मामले में, कॉमर्स के मामले में, कहाँ से कहाँ तक उनका ट्रेड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमको क्वाइन से मिलती है, ठीक है। अब जैसे हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे जो पंच मार्क क्वाइंस मिल रहे हैं। फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके के हमको कॉइन्स मिलते हैं। गोल्ड मिल रहे हैं तो बहुत ही डेवलप्ड है, सिल्वर मिल रहे हैं तो कैसा है, कॉपर मिल रहे हैं। तो उस टाइम के जो किंग है, जो डायनेस्टी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इन क्वाइंस से हमको पता चल रही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसमें जो मेन है वो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि उस टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं, जो रिमेन्स हैं, वो हमें किस तरीके के जो साइंटिफिक जो है रेडियो कार्बन मैथड के थ्रू हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद इंस्क्रिप्शन पढ़ा कि इंस्क्रिप्शन से हमें जो है वो किस तरीके के इंफॉर्मेशन मिल रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कैसे हमको मिल रहे हैं। उसके बाद जो है वो क्वाइंस पढ़े, न्यूमिस्मेटिक, कि उसमें क्या क्या चीज़ें, क्वाइंस कैसे हमको उस टाइम की डायनेस्टी, उस टाइम के किंग के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ी। हमने 3 पार्ट्स में हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस और न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखा है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो मैंने बता दिया है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, फोर्थ लेक्चर, वो मैथोलॉजी पे होगा, ठीक है, डेटिंग मैथड।